Hi everyone, this is Nupur and welcome back to the third part of cash flow statement. In the previous part, we learned about how to calculate NPBTE, that means net profit before tax and extraordinary item. Cash flow from operating activities निकालने की तरफ, that was a step 1. Now this is a step 2 that we are doing here. In this video, we are going to learn the whole format for cash flow from operating activities, for which I'm going to give you that perfect mnemonic जिसकी help से you can learn the format for cash flow from operating activity in just one go. That will make the easiest thing for you. So let's just quickly come on to the format. Now let me remind you once that cash flow from operating activity ही थोड़ा सा lengthy है and that needs your focus. Once it is done, then cash flow from investing and financing will be just cakewalk for you. ऑल राइट, तो इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल होता है. इट्स लाइक पर्टिकुलर्स, डिटेल्स और रुपीज़ भी लिख सकते हैं. ठीक है, इस तरीके का इसका फॉर्मेट है. राइट, अब इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे निकाला था NPBTE. राइट, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ. इट जस्ट मीन्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. लेकिन आपको पूरा लिखना है अपने एग्जाम्स वगैरह में, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, इसके बाद आप करते हैं एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम. ओके, तो इसके अंदर आप ऐड करेंगे डाली इन यूपी. क्या ऐड करेंगे आप? डाली इन यूपी. डाली इन यूपी का मतलब क्या रहता है? डाली इन यूपी मतलब कि हमें यहाँ पे ऐड करना है डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन. एमोटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो आप डेप्रिसिएशन इंटैंजिबल एसेट्स पे लगाते हैं, जैसे पेटेंट्स एंड गुडविल. एल फॉर आपका होता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स. फिर आप ऐड करेंगे आई फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन्स और डिबेंचर्स. फिर आप ऐड करेंगे, ये हो गया डाली तक. इन का मतलब रहेगा आपका इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. राइट, इसके बाद हमें ऐड करना होता है यू फॉर मतलब होता है आपका अंडर राइटिंग कमीशन या शेयर इशू एक्सपेंसेस. और आपका पी फॉर निकल आएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले प्रमोटर अपनी जेब से करता है. अच्छा, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर नॉन कैश एक्सपेंसेस. नॉन ऑपरेटिंग इनकम के लिए आपको क्या करना है? आपको डॉक्टर सिड को लेस करना है. क्या करना है? डॉक्टर सिड को लेस करना है. अब लेस डी फॉर का मतलब क्या है? डिविडेंड इनकम. आर फॉर का मतलब रहेगा आपका रेंटल इनकम. फिर आपको लेस करना है गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स. फिर आपको करना है इंटरेस्ट इनकम, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होता है ना, वही इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स मतलब जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है. ठीक है, इंटरेस्ट इनकम. फिर आपका डी फॉर हो जाएगा डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. ठीक है, ये सब ऐड या लेस करके जो भी हमारे पास फिगर आती है, उस फिगर को हम बोल देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. राइट, ओके. अब यहाँ तक कहानी खत्म नहीं होती है. इसके बाद आपको क्या करना होता है? इसने बोला कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले. वर्किंग कैपिटल होती है दैट टेक्स इनटू कंसिडरेशन दैट डिफरेंस ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, एंड दिस इज समथिंग जो आपको बिजनेस के डे टू डे लाइफ में काम करता है. ठीक है, काम आता है, उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं, जो डे टू डे फंक्शनिंग में हेल्प करता है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है
इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। अगर आपकी करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो आप इसको ऐड करोगे, और करंट एसेट्स के साथ ये उल्टा चलता है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है, फिर आप लेस करोगे, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। मतलब करंट लाइबिलिटी के साथ इसका सीधा सीधा रिलेशनशिप चलेगा, करंट एसेट्स के साथ थोड़ा सा उल्टा रिलेशनशिप चलेगा। नाउ व्हाई सो? देखो जैसे क्या है, अगर आपका करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होता है, मतलब कि लेट्स सपोज कि आपका ट्रेड पेबल इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए यानी कि वहां से कुछ इनफ्लो आया है, तो इसलिए आपने यहाँ पे ऐड किया है। और अगर आपके करंट एसेट्स कम हो गए, करंट एसेट्स कम हो गए, लेट्स सपोज कि डेटर्स कम हो गए या इन्वेंट्रीज कम हो गई, मतलब कि आपके बिजनेस में कुछ इनफ्लो आया होगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। इन्वेंट्रीज कम हो रही है, दैट मीन्स यू मस्ट हैव सोल्ड इट। और अगर आपके डेटर्स कम हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ करंट एसेट्स, तो इसका मतलब है कि आपके पास पैसा आया है, इसलिए हमने इसको ऐड किया है बिकॉज कैश आ रहा है। अच्छा, अब आपने करंट लाइबिलिटीज को डिक्रीज किया है, दैट मीन्स कि अगर आपकी करंट लाइबिलिटीज कम हो रही हैं, इसका मतलब आपने पे आउट करा होगा, है ना। अगर आपके ट्रेड पेबल्स, अगर आपके क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं वैल्यू में, तो इसका मतलब है कि आपने पेमेंट करी है। पेमेंट करी है मतलब दैट रिफ्लेक्ट्स द आउटफ्लो ऑफ कैश। इसके बाद अगर आपके करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, अगर आपकी इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं, अगर आपके डेटर्स बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि किसी ना किसी तरीके का आउटफ्लो तो हुआ है, तो इस वजह से आपने इसको यहाँ पे माइनस किया है। ठीक है, तो सीधे बात, अगर इतनी कहानी याद नहीं रखनी, सीधी सी ये बात याद रख लो, करंट लाइबिलिटी के साथ सीधा सीधा रिलेशनशिप है, बढ़ गया तो ऐड, कम हो गया तो माइनस, और करंट एसेट्स का उल्टा है, कम हो रहा है तो ऐड, इंक्रीज हो रहा है तो माइनस। ठीक है ना। तो पॉइंट कम्स कि आपको करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या लेना है और करंट एसेट्स में क्या क्या लेना है। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटीज आपके पास यहाँ पे क्या क्या हो सकती हैं वो एक बार देख लेते हैं। करंट लाइबिलिटीज में आपने क्या क्या लेना है, आप यहाँ पे लेते हो ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स, राइट, फिर आप लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दैट्स इट। यानी कि आप बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेंगे, कैश क्रेडिट नहीं लेंगे। ठीक है, इवन जो आपकी वो आती है ना लॉन्ग टर्म, जैसे कि डिवेंचर्स वगैरह की जो करंट मैच्योरिटीज आती हैं, वो भी आप नहीं लेंगे। और आपका आता है इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर टैक्स, वो भी नहीं लेना। तो 3 चीजें आपको यहाँ पर नहीं लेनी। क्या क्या नहीं लेनी? बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा करंट लाइबिलिटी के अंडर होगा बैलेंस शीट में क्वेश्चन के अंदर, पर आप वो कंसिडर नहीं करोगे करंट लाइबिलिटी में, ना ही कैश क्रेडिट को कंसिडर करोगे। ठीक है, ना ही आप यहाँ पे अपना शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को कंसिडर करोगे। ठीक है, इनको कंसिडर नहीं करोगे। तो करंट लाइबिलिटी हम बस ये 3 चीजें लेंगे जब हम ऐड कर रहे हैं करंट लाइबिलिटी का इंक्रीज या माइनस कर रहे हैं उसका डिक्रीज। बट व्हेन इट कम्स टू करंट एसेट्स, अब वहां पे हमने क्या इंक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूड करना है? करंट एसेट्स में आप इंक्लूड करोगे आपका इन्वेंट्री, आपका ट्रेड रिसीवेबल्स, जो भी आपका होगा वो आप इंक्लूड करोगे। उसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये तीनों चीजें आप ऐड करोगे। इसके अंदर आप कैश, बैंक इंक्लूड नहीं करोगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लिखा होता है ना, वो आपने इंक्लूड नहीं करना। करंट इन्वेस्टमेंट्स आपने इंक्लूड नहीं करना, आपने सिर्फ ये 3 चीजें इंक्लूड करनी है। करंट लाइबिलिटी में ये 3 चीजें इंक्लूड करनी है, ये 3 चीजें इंक्लूड नहीं करनी। ठीक है, तो ये आपने जब तक निकाल लिया, इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक फिगर आएगी, कैश फ्लो हो जाएगा वो, पर उसमें से आपने क्या करना है, आपने लेस करना है इनकम टैक्स पेड और ऐड करनी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। याद होगा आपको एनपीपीटीई में जो आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स माइनस करी है ना, वो आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम यहाँ पे ऐड करनी है। कौन सी इनकम्स है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली? आपका इनकम टैक्स रिफंड, राइट, और आपका इंश्योरेंस क्लेम। ये 2 चीजें आप ऐड करेंगे। इसके बाद जो आपके पास लास्ट में फाइनल फिगर आती है वो आपके लिए बन जाता है कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ये फिगर नेगेटिव है तो आप बोलेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जस्ट क्विकली रिवाइज द फॉर्मेट फॉर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे दिखाना है आपका NPBTE, that means net profit before tax and extraordinary items. Once that is done, then हमें 5 items करके वो निकालना था। First that, after that हमें adjustments for non cash expenses and non operating income करना होता है। नॉन कैश एक्सपेंसेस के लिए हम ऐड करेंगे डाली इन यूपी। इसका मतलब होता है D फॉर डेप्रिसिएशन, A फॉर एमोटाइजेशन, L फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, I फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन्स या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, देन इन फॉर मतलब होगा आपका इंक्रीजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, U फॉर आपका हो जाएगा अंडरराइटिंग कमीशन, P फॉर आपका हो जाएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो यहाँ तक आपने डाली इन यूपी ऐड कर दिया। फॉलोड बाय हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम के लिए डॉक्टर सेड को माइनस करना है। दैट स्टैंड्स फॉर D फॉर डिविडेंड इनकम, R फॉर रेंटल इनकम, S फॉर gain on sale of asset, okay, S means sale of asset, and then interest on investments which is received on investments, and then it is decrease in provision for doubtful debts। डाली इन यूपी ऐड किया, डॉक्टर सेट माइनस किया, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वंस दैट इज रीच्ड एट, फिर आपको करंट लाइबिलिटीज में अगर कोई भी इंक्रीज हो रहा है आपने वो ऐड करना है। करंट एसेट्स में कोई भी डिक्रीज हो रहा है वो आपको ऐड लेस करना है। कहने का मतलब है कि करंट लाइबिलिटीज के साथ इट विल गो स्ट्रेट, करंट लाइबिलिटी में कोई इंक्रीज है तो वो ऐड होगा, करंट एसेट्स में कोई डिक्रीज है तो वो माइनस होगा। ओके, वंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस इज रीच्ड एट, देन आपको क्या करना है, करंट लाइबिलिटी का जो भी इंक्रीज होगा वो ऐड होगा, एंड जो करंट एसेट्स में कोई भी डिक्रीज है वो भी ऐड है। मतलब करंट एसेट्स के साथ इट विल गो ऑपोजिट एंड करंट लाइबिलिटीज के साथ इट विल गो एग्जैक्टली स्ट्रेट। तो अगर करंट लाइबिलिटीज बढ़ रहे हैं तो आप ऐड करेंगे, करंट लाइबिलिटीज कम हो रहे हैं तो आप माइनस करेंगे, करंट एसेट्स के साथ इट विल गो ऑपोजिट, एंड आफ्टर दैट जो भी आपका इनकम टैक्स पेड होगा वो लेस करेंगे, एंड जो भी मेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स है हम उसको ऐड करेंगे जो हमने NPBTE के टाइम पे माइनस करी थी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम्स कौन सी है, इनकम टैक्स रिफंडेड, इंश्योरेंस क्लेम, एंड वंस इट इज ऑल डन हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विल बी देयर। और अगर ये फिगर नेगेटिव है देन दैट मीन्स कि आपका कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ रहा है। और यहाँ पे जो भी आपका करंट लाइबिलिटी एंड करंट एसेट्स है, आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि करंट लाइबिलिटीज में हम सिर्फ ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कंसिडर करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट या शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपके जो है फर्स्ट टू बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, दीज आर बीइंग डेल्ट इन योर फाइनेंसिंग, एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस तो वैसे ही हम प्रोविजन फॉर टैक्स को डील कर लेते हैं। करंट एसेट्स के अंदर आप लेंगे इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि आप कैश, बैंक या कैश इक्विवेलेंट्स एंड करंट इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज आप यहाँ पर नहीं लेंगे। सो दैट्स इट।